नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो संकेत कुछ ऐसे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और राज्य भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार है, उसके पास भी कुछ इनपुट्स हैं और जिस तरह से 25,000 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग क्वारंटाइन किए गए हैं वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि कहीं कुछ गड़बड़ तोड़ नहीं हो गया है और इसकी एनालिसिस की बहुत जरूरत। और हमारे साथ आज मेहमान जुड़ेंगे, बगैर वक्त गवाए हम सीधे डॉक्टर की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं और लीलाधर रामचंदानी साहब, महासचिव दिल्ली नर्सेस फेडरेशन, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस्लामिक स्टडीज के अतीकुर रहमान साहब, रिसर्चर्स मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक, अभी बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यह है कि जो अभी हमारे पास इनपुट है वो ये कहते हैं, यूपी ने कहा है कि वो लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं और बढ़ते मामले जो हैं तबलीगी जमात की वजह से ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है क्योंकि केसेस लगातार आ रहे हैं। पिछला हफ्ता, ये हफ्ता हमारे सामने आया, एनालिसिस करें तो हम कहां अपने को खड़ा पाते हैं डॉक्टर की नजर से। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। जी प्रतीक जी, मैं कहूंगी कि बहुत ही नाजुक मोड़ पे इस वक्त हम खड़े हैं। 12 दिन लॉकडाउन के हो गए तो बिल्कुल बीच मझधार में हम हैं और जब मझधार में होते हैं तो नाव किसी भी तरफ जा सकती है, तो वो वाली स्टेज है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के नियंत्रण में काफी चीजें हैं। लेकिन एक जो प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, उन्होंने उसमें ये बोला था कि हमारा जो डबलिंग रेट है वो 4 दिन का हो गया है, यानी कि हर चौथे, यानी कि अब यहाँ से चौथे दिन हम 7-8 हजार केसेस सामने पॉजिटिव देख सकते हैं। और उन्होंने लेकिन ये भी बोला कि ये हमारा रेट 7 डेज का होता अगर जमात का मामला बीच में नहीं हुआ था। तो जमात की वजह से जो इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उससे हमारा डबलिंग रेट 1 हफ्ते की बजाय 4 दिन हो गया है और ये एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इसी की वजह से जिस तरह से आप अभी सुन रहे हैं कि यूपी से एक छोटा सा सवाल और जानना चाहते हैं कि भीलवाड़ा में केसेस एक साथ आ रहे थे, तेजी से आ रहे थे, लेकिन 30 मार्च के पास से कोई केस नहीं आया है, उसकी वजह? देखिए प्रतीक जी, यहीं पे एक बहुत अच्छी खबर ये भी आई है कि भारत के जो 80% कोविड केसेस हैं वो 62 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और इसी में से एक भीलवाड़ा भी है। और भीलवाड़ा में एक खास उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि उन्होंने जो उनकी 25 लाख की पॉपुलेशन है उसमें जैसे ही शुरू के केसेस आए उन्होंने तुरंत से पूरे भीलवाड़ा को लॉकडाउन कर लिया और केसेस को स्क्रीन करा। तो उन्होंने शुरू में 16 लाख के करीब 16,000 के करीब केसेस थे जो संदिग्ध होने लगे और फिर उनको फर्दर स्क्रीन करा तो मेरे ख्याल से 1200 के आसपास केसेस थे जो कि उनको संदिग्ध लगे। तो उनको उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली क्वारंटीन करा और बाकी शहर को भी उन्होंने सील ऑफ करा सबसे। तो इसको अब एक भिड़वाड़ा मॉडल बोला जा रहा है, यानी कि इस बेसिस पर हम और डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जिस तरह से अब 62 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉटस्पॉट्स मिले हैं, तो हो सकता है कि उन हॉटस्पॉट्स में हम एक अलग स्ट्रैटेजी अपना सके और वहां पे बिल्कुल, ये हॉटस्पॉट वो जगह जहां पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं उस पर हमको अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी और रखना होगा। रामचंदानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामचंदानी साहब नर्सेस फेडरेशन के महासचिव हैं, कुछ पॉइंट कहना चाहते हैं क्योंकि फ्रंट लाइन आपकी है, नो डाउट। मैं सैल्यूट करता हूं सबसे पहले आपको, पर जानना चाहता हूं कि कोई परेशानी जो है जिसको आप बयां करना चाहते हैं। लीलाधर रामचंदानी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आज आपने नर्सेस को अपनी बात रखने का मौका दिया है और इस जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण धीरे धीरे फैलता और ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि भारतवर्ष के साथ साथ दिल्ली में भी फैल रहा है, तो पहले तो निवेदन मैं उन लोगों से करना चाहूँगा जो नर्सेस को बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। कॉपरेशन चाहिए। हम किसी भी हाल में हर मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं, हर मरीज़ को सेवा देना चाहते हैं। परेशानी क्या है मुझे बताएं सबसे पहले। जी, परेशानी क्या सामने फेस कर रहे हैं? परेशानी है कि कॉपरेट ना, पेशेंटों को कॉपरेट ना करना, जैसा कि हाल ही में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ थोड़ा बहुत, जैसे लोकनायक अस्पताल में भी थोड़ी सी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। तो वो जो परेशानी, हम इलाज करना चाहते हैं, उनकी सेवाएं देना चाहते हैं, हमें किसी उससे मतलब नहीं है कहाँ से कौन पेशेंट आया है। हम सभी मरीजों को उपचार जो है, अपनी सेवाएं जो अच्छे से देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी। इसमें हमें नर्सेज को, डॉक्टर्स को किसी राजनीति में नहीं डालना चाहिए, बाहर की चीज़ों को समझना चाहिए। हम उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो नर्सेज का जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है सर, वो लेकर के समस्या, सबसे बड़ी समस्या आती है इस टाइम पे नर्सेज की
जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है क्वारंटाइन को लेकर के आ रही है। नर्सेज को काम करने के बाद में जो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और पर्सनल इक्विपमेंट जो अपने पीपी किट्स है उसकी थोड़ी समस्या आ रही है। उसके बारे में हम लोग कॉपरेशन पूरा चाहते हैं। सरकार एक बार हमारे सामने नज़रिया तो रखे क्या चीज़ है, हम हर चीज़ में एडजस्ट करके चलना चाहते हैं। इस टाइम देश के अंदर सबको मिलके चलना पड़ेगा, लेकिन सब स्थितियां हमें भी पता होनी चाहिए, अंदर क्या स्थिति है क्या नहीं है, डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल रामचंदानी साहब, आपकी बात सुनी जानी चाहिए, और ऐसे मुश्किल हालात में जब सारा देश जानना चाहता है कि क्या परेशानी है नर्सेस की, तो आपने अपनी बात रखी। शुक्रिया लीलाधर रामचंदानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर जो है वो इस बात की ओर संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो ये कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जा सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ममता काले हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 25,000 से ज्यादा केसेस हैं तबलीगी जमात के जो कि क्वारंटाइन किए गए। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला। ममता काले, देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कहते हैं किरे कराई पे पानी फेर देना। जब पूरा देश इस महामारी से एकजुट होकर के लड़ना चाहिए था, जबकि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य होना चाहिए था कि हमें जो है हर अपनी धर्म से, राजनीति से, हर चीज से ऊपर उठ करके इस पैंडेमिक को हराना है। उस वक्त हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है तबलीगी जमात फिदाइन क्रिएट करने का, फिदाइन बनाने का काम शुरू कर देता है। मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूं कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी धर्म की बात नहीं है। ये इस बात की बात है कि इस्लाम के नाम पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अब सलमान निजामी जो है किसी प्रकार की कोई बात लेकर के आ जाते हैं, मैं उनका ट्वीट देख रही थी, वो किसी मुरैना का कोई प्रश्न लेकर के बीच में आ गए। ये वही व्यक्ति हैं प्रतीक जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने कभी भी भारतवर्ष का साथ नहीं दिया। ये वही व्यक्ति हैं जो कहते आते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही इंसान है जो आर्मी को बलात्कारी बोलते हैं, और आज जो है ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस्लामोफोबिक हो गए हैं, जबकि एक सही प्रश्न पर बात की जा रही है। आप मुझे ये बताइए प्रतीक जी, अच्छा खासा लॉकडाउन चल रहा था, हम स्थिति को कंट्रोल कर पा रहे थे, सारे लोग एक साथ थे। आज जो है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, JNK में, अंडमान निकोबार में और दिल्ली के अंदर जो है 60 से 70% केसेस में इंक्रीज आ गया है। दिल्ली में 530 केसेस में से 320 केसेस जो है तबलीगी जमात की वजह से आए हैं, और तमिलनाडु का तो यह हाल हो गया है प्रतीक जी कि 520 केसेस जो है तबलीगी जमात ने दे दिए हैं। तो क्या ये सही चीज है? सोचने वाली बात है। यहाँ पे मौलाना साद ने साफ शब्दों में ये बात बोली थी प्रतीक जी कि अगर किसी ने कोई मेरी बात सुन लीजिए, लड़ाई का नहीं है, लेकिन क्या मौलाना साद को ये बात बोलनी चाहिए कि अगर आपको कोविड-19 कोई पैंडेमिक नहीं है और कोविड-19 पैंडेमिक नाम पर जो है आप लोगों को मस्जिदों से दूर रखने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ एक मौलाना साल है जो कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोविड-19 आ जाता है तो आप और अगर आप उससे मर जाते हैं तो आप शहीद हो जाएंगे। बात तो सुन लीजिए, ममता मेरी बात सुन लीजिए, बात करते हैं। ये किस ममता मेरी बात सुन लीजिए, नाराजगी हो सकती है लेकिन डिबेट का, ममता मेरी बात सुनिए, ममता डिबेट का एक डेकोरम है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाराजगी हो सकती है किसी चीज पे, लेकिन डिबेट को हम डिबेट की तरह से करेंगे, और डिबेट पे हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं हम उनको सीधे उसकी तरफ रखेंगे। अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। अतीकुर रहमान साहब, मुझे किसी ट्वीट का जिक्र नहीं करना, किसी ने ट्वीट पे क्या कहा, मैं ममता के सवाल को भी पीछे रख देता हूं। मैंने तो अभी डॉक्टर साहब का एक सवाल वो बोल रही थी, मैंने उन्हीं की एक बात रखी, और अगर कहीं भी कोई रिलीजियस सेरेमनी हुई है और उस रिलीजियस सेरेमनी से पूरे वातावरण में यानी पूरी कम्युनिटी में कहीं कोई हार्म हुआ है, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हुई है, मैं कहता हूं कोई भी वो जिम्मेदार है और जिम्मेदारी के साथ उसको कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो डॉक्टर की फ्रेटर्निटी के हिसाब से आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तबलीगी जमात का मामला ना होता तो 4 दिन में ये डबल नहीं हो रहे होते मामले, ये 7 या 8 होते, 7 या 8 दिन में, या हो सकता ना भी होते। ये अभी कुछ देर पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आप ही के साथ बोल रही थी।
डॉक्टर रहमान। प्रतीक भाई, मैं कम से कम एक हफ्ते से तमाम चैनल्स के ऊपर इस मौजू के ऊपर टॉपिक पे डिबेट्स में जा रहा हूं और मैंने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि तबलीगी जमात ने बहुत बड़ी गलती की है और उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमारे कानून इतना सक्षम है कि आज नहीं तो कल उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, वो कानून के घेरे में हैं। लेकिन बार बार जब आप ये चीज कह रहे हैं कि उनके साथ में इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो शायद इसका रद्द अमल क्या आया प्रतीक भाई कि लोगों ने जब उनको, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, शायद व्हाट्सएप वगैरह पे वो जहां पर क्वारंटाइन है उनको मैसेज पहुंची और उन्होंने वहां पर गलत हरकतें करना शुरू की। मैं प्रतीक भाई किसी चीज से भी इनकार नहीं कर रहा हूं। 1% भी मेरे जैसे ब्रॉड माइंडेड मुसलमानों ने तबलीगी जमात का कहीं पर भी उनको डिफेंस नहीं किया है। उनसे गलती हुई है, हमने माना है और ये भी कहा है उसके साथ साथ कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान तबका है उसका तबलीगी जमात से हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। वो बहुत फंडामेंटल इस्लाम को प्रीच करना चाहते हैं जो कि एजुकेटेड मुसलमान पसंद नहीं करता है। दूसरी बात प्रतीक भाई, यहां पर हमारी जंग जो है वो जंग बहुत सीवियर होती चली जा रही है। हमारे डॉक्टर्स अभी जो आपके सामने कहकर गए और रोजाना चैनल पे हमसे गिड़गिड़ा के ये दुहाई लगा रहे हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। क्या ये ऐसा वक्त है कि मैं अपने धर्म को आगे रखूंगा? मैं अपने धर्म को आगे रखूंगा प्रतीक भाई? बिल्कुल वक्त नहीं है। ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है, पूरी दुनिया के प्रति है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, आप इस बात का अंदाजा लगाइए जो मामले 4 दिन में डबल हो सकते थे या 3 दिन में। एक जरा सी छोटी सी गलती भी नहीं है, अपराध है वो मेरे दृष्टि में अपराध है, किसी की दृष्टि में अपराध है। अपराध हुआ और वो आज मामले डबल हो रहे हैं और ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इलाके क्वारंटाइन करने पड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ, नलिन कॉलेज जी, मैं वहां पे जाना चाहता हूं, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ मैं रुख करूंगा। नलिन जी, डिबेट में शरीक होइए और ये बताइए कि जिस तरह से यूपी ने कहा है कि हम फैसला करेंगे, लगता है कि ये कड़ाई के साथ ये आगे भी फैसले और स्टेट के भी और केंद्र सरकार भी क्या ऐसा इसके दायरे को बढ़ा सकती है 14 अप्रैल के बाद? नलिन कोहली साहब। आ ही नहीं रही नलिन जी, आपकी आवाज नलिन जी आवाज नहीं आ रही। प्रतीक जी अब आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी धन्यवाद। मैंने कहा ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें विश्व में कहना कि किसी की भी तैयारी हो सकती थी वो असंभव है, क्योंकि ये विश्वव्यापी एक स्थिति है जो कई दशकों से विश्व ने एक रूप से कभी भी ऐसी स्थिति देखी नहीं जी। जो विश्व में विकसित देश भी हैं उनके सामने भी ये बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई। ऐसे में पहली बात हम माने कि इसमें कोई कहकर कि हम तैयारी करके तैयार होते हैं ये संभव है, क्योंकि ये एक बीमारी महामारी है। लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिए उससे भारत में अभी तक भगवान की कृपा से ये नियंत्रित ही दिख रही है और हमारी आशा ये है और भारत में इतने करोड़ों लोग लॉकडाउन में के साथ जुड़े हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उस वजह से ये कुछ कंट्रोल में रह रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल भाग जाती है, एक किस्म से फैल जाती, बहुत कठिन स्थिति होती। दूसरी निश्चित तौर से मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है सुप्रिया श्रीनेत के पास जाना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं नलिन साहब, आ रहा हूं सुप्रिया श्रीनेत के पास जाना चाहता हूं। राहुल जी की अपील भी है, प्रियंका जी की भी अपील मैंने देखी, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाने चाहिए और जितने ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे यही हमारा मंत्र होना चाहिए और टेस्ट किए जाएंगे जितनी उतना ही हम इसको काबू कर पाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत। बिल्कुल, आप सबको मेरा नमस्कार और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सकुशल और स्वस्थ रहेंगे
और हमारा देश भी सकुशल और स्वस्थ रहेगा। बहुत चिरपरिचित चेहरे, तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये हमारा ही कहना नहीं है, ये विशेषज्ञों का भी कहना है, और मैं मानती हूँ कि देश कोऑपरेट कर रहा है। और मेरा ये भी कहना है, मैं सबसे पहले इस डिबेट पर ये कहना चाहती हूँ, इस चर्चा पर, कि ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जो पूरा देश साथ में लड़ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, विशेषज्ञ भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप पर्याप्त टेस्टिंग नहीं करिएगा, टेस्ट एंड मोर टेस्ट नहीं करिएगा, तो आप लॉकडाउन में सिर्फ स्थिति को दूर कर रहे हैं, आप उसका पूरा सामना नहीं कर रहे हैं। टेस्टिंग करनी जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा कवच हमारे डॉक्टरों और नर्सों को मुहैया कराना, जो गुहार लगा रहे हैं। हमें जरूरत है 62 लाख पीपीईज की, और हमारे पास महज 3.5 लाख पीपीईज इस समय है। हमें जरूरत है ज्यादा टेस्टिंग की, और मात्र 36% केंद्रों पर टेस्टिंग हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास किट ही अवेलेबल नहीं है। तो जरूरी है कि हम पूरी तरह से मुहैया कराने की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, इस संकट से उबरने की बात करें। ये दलगत राजनीति और फलाने पे ब्लेम और ढिमकाने पे ब्लेम लगाने का वक्त नहीं है, ये एकजुट होकर लड़ने का वक्त है। लेकिन इस लड़ाई को हम तभी जीतेंगे जब हम पर्याप्त रूप से टेस्टिंग कर सकेंगे। आपने पहले भीलवाड़ा का नाम लिया, और मैं फिर से दलगत बात नहीं कर रही हूं, लेकिन भीलवाड़ा में 28 लाख लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई थी। उसी की वजह से स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका, और इससे मुंह नहीं नकारा जा सकता है। नहीं सुप्रिया जी, जो बात बेहतर है और जो बात कहीं से भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसको कहने में कहीं कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जा सकती है तो एग्जाम्पल कोट किए जाएंगे, बिल्कुल कोट किए जाएंगे। मैं नलिन जी आना चाहता हूं डिबेट में, हमारे साथ निशांत वर्मा भी जुड़ रहे हैं। निशांत जी, नमस्कार जी बोलिए। मुझे मेरा इको मिल रहा है, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया। निशांत जी, सवाल यह था कि लड़ाई जिस तरह से एकजुट होकर लड़ी जा सकती है, लेकिन एक तरफ यह बात कही जा रही है कि धर्म और जाति की वजह से ये लड़ाई थोड़ी कमजोर हो गई, उस पर ये सवाल उठा दिए गए। एक तरफ ये बात कही जा रही है एकजुट होकर लड़ी जाए, एक तरफ कहा जा रहा है इक्विपमेंट्स को लेकर है, सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये पहली मर्तबा है, दुनिया ने ऐसा मौका नहीं देखा, देश ने तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया के सामने पहला एक्सपीरियंस। आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं जवाब। जी निशांत जी, आवाज मिल रही है, आप आवाज चली गई है जी, आवाज मिल रही है निशांत। मुझे जहां तक समझ में आता है, यदि आपको आवाज मिल रही हो तो, कि इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि इसमें धर्म जाति की बातें ना की। बिल्कुल। कर कौन रहा है? बीजेपी वाले। आप नजर उठा के देखिए, कहीं आपको कोई भी विपक्षी दल का हो, आम इंसान हो, वो कहीं भी धर्म जाति को लेकर के क्या कोरोना वायरस के बारे में बात करता है? नहीं करता है। लेकिन बीजेपी के नेता सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि वो धर्म जाति को लेके बातें करते हैं, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग जवाब दें। ये कुछ समझ नहीं आता है। मैंने तो किसी भी विपक्षी दल वाले को धर्म जाति की बात करते नहीं देखा। मैंने तो खुद नमस्ते ट्रंप पे सवाल खड़े किए थे। इस बात का किया गया निशांत जी, उल्लेख इस बात का किया गया, निशांत जी उल्लेख इस बात का किया गया जब तबलीगी जमात का, जिसका कि अतीकुर रहमान साहब ने भी जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। विषय क्या है पहले ये समझना चाहूंगा। बोलिए। बीजेपी वालों को समझाया जाए, चुप होकर बैठना सीखे। बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मैंने जो कहना था मैंने पहली लाइन में कहा। जी नलिन जी कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। नलिन कोहली साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, पहली बात है कि कहीं पर भी ना मोदी जी की सरकार ना भारतीय जनता पार्टी इसे किसी दलगत राजनीतिक रूप से या किसी धर्म विशेष के आधार पर कुछ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि 5 करोड़ लोगों के घर तक कम से कम राशन पहुंचे या कोई खाना पहुंचे। सब कार्यकर्ता उसमें लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते और व्यवस्था के थ्रू, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के थ्रू। ऐसा नहीं कि कोई जमावड़ा लगाया जा रहा है। दूसरी बात, तबलीगी जमात के ऊपर में जो बात हो रही है वो एक संस्था है। अगर वो इस्लाम के आधार पे, जो अतीकुर रहमान साहब ने भी कहा, एक उनका व्यू पॉइंट है, एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, उनकी वजह से लापरवाही हुई है, तो ये भाजपा ने तो पैदा नहीं किया, ना तो आरएसएस ने पैदा किया, और ना भाजपा कह रही है, आरएसएस कह रही है
कि इसको हमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर देखना चाहिए। ये लोग जिनकी आदत है भाजपा को हमेशा इसी नजर से देखने का कि भाजपा ऐसा करती है और करेगी, ऐसा करेगी, उनके यहाँ एक राग बना हुआ है। लेकिन तबलीगी जमात का अगर उनके लोग जो है अस्पताल में जा रहे हैं, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, अगर वो थूक रहे हैं, नर्सेज के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या लेना देना, आरएसएस का क्या लेना देना? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं होने चाहिए? या इंदौर में यदि उनके ऊपर में पथराव होता है एक मोहल्ले में, क्या उसमें नहीं होना चाहिए काम? मतलब इसको आप देखिए, कुछ गिने चुने लोग एक्सट्रीम उसका इस्लाम का चाहे दुरुपयोग करते हुए अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो चाहे मुसलमान भाई हो हमारे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हो, सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि महामारी ना तो किसी का धर्म पूछ के दरवाजा खटखटा के आ रही है और ना ही किसी के न्योते पे आ रही है। मैं बिल्कुल आ रही है। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, मैं आता हूं, सुप्रिया आ रहा हूं मैं आपके पास, सुप्रिया आ रहा हूं मैं। जो सकारात्मक रूप से सोचते हैं वो भी कर रहे हैं, चाहे भाजपा के हो। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान। यस प्रतीक भाई, छोटी सी बात है, मैं इल्तिजा करना चाहूंगा नवीन कोहली जी को। देखिए नवीन कोहली जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। अगर कोई डॉक्टर्स के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको सख्त से सख्त तरीके से आप डील करिए। प्रतीक भाई, यहाँ हो क्या रहा है, जब इन चीजों को उजागर करके बताया जा रहा है मीडिया चैनल्स के ऊपर, तो ये तबलीग के मानने वाले लोग तमाम जगह फैले हुए हैं, ये आप जानते हैं। ये अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और ये और उन चीजों को लोगों से बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि खबरदार, अगर लक्षण हो तो भी इनके हाथों में नहीं पड़ना। तो ये गलत मैसेज जा रहा है और ये गलत मैसेज हमको रोकना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। आप मुझे बता दीजिए बराए मेहरबानी, करुणा से कोरोना मैं नलिन भाई को रोकना चाहता हूं, 1 मिनट। नलिन भाई को मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं। बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं नलिन भाई, आपके पास बिल्कुल सवाल मैं आज अतीकुर रहमान साहब के सामने पूछना चाहता हूं, नेशनल मीडिया से पूछना चाहता हूं की तरफ यानिब से, कि प्लीज मुझे बताइए कि किस तरह से इल्तजा की जाए और किस तरह से बोला जाए कि साहब आप रहम करिए, रहम करिए, रहम करिए। आप मुझे बता दीजिए। जी देखिए प्रतीक भाई, ये तो बिल्कुल जाहिर है कि मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है, कोई उनको तो जाके बताने वाला नहीं है। अगर आप मुझे कुछ उनके व्हाट्सएप के नंबर दे दें, अगर उनके पास फोन है, कैसी तो बात मैं करते उनसे हैं, दरखास्त कर सकता हूं, कैसी बात करते हैं अतीकुर रहमान साहब। पूरी दुनिया से 150 अतीकुर रहमान साहब, पूरी 150 मुल्कों से, मेरी बात 150 मुल्कों से आप लोगों को इकट्ठा करते हैं। 150 मुल्कों में तबलीगी जमात है। हिंदुस्तान की बात करिए, तबलीगी जमात की बात मत करिए। तबलीगी जमात की वजह से पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया को परेशानी है, और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को। आप बिल्कुल इस तरह की बात मत करिए। आपको पता नहीं कि किस तरह से क्या बोल रहे हैं, क्या कहना है, क्या हालात हैं। आपको पता है कि जिंदगी और मौत की कशमकश में पूरी दुनिया पड़ी हुई है, और आप अतीकुर रहमान साहब अजीबो गरीब किस्म का जो है बयान दे रहे हैं। क्या व्हाट यू आर अप टू, क्या कह रहे हैं आप? ये आवाज जो थी फिरोज अहमद बख्श साहब की थी। आप डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी जो कहेगी हम मानने को तैयार है, हम कुछ नहीं कहेंगे प्रतीक भाई। हमारा आश्वासन है पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो हमसे चाहेगी सिर्फ वो कहेंगे हम। इससे ज्यादा आप तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को मार रहे हैं, आप मेडिकल फ्रेटर्निटी को मार रहे हैं, आप उनके ऊपर थूक रहे हैं, आप उनके सामने कपड़े हटा के कपड़े उतार के चल रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, सारे हमारे हिंदू भाई पूरी मुस्लिम कौम के खिलाफ हो गए। आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ, एक डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट वुमन को मना कर दिया जोधपुर में, और कहा कि हम मुस्लिम वुमन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको जयपुर भेज दिया, और जब वो गलत था वो नहीं होना चाहिए था। और ये सब आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है, कट्टर लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। खुदा के वास्ते इस वक्त तो कट्टर जबान छोड़ दीजिए, मोदी का हाथ थामिए, सरकार की मदद कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूं अतीकुर रहमान साहब, आप लोग अगवा नेता हैं हमारी कम्युनिटी के, इनको समझाइए, इनको बताइए कि डॉक्टरों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, कहाँ समझा रहे हैं आप तो आके इफ्स एंड बट्स कर रहे हैं। अरे अतीक साहब, आप तो अभी भी हिमायत कर रहे हैं मरकज वालों की। वो पता है वो मरकज जो है, वो निजामुद्दीन का मरकज जो है, वो कोरोना आइलैंड की सूरत में देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। देखिए अतीकुर रहमान साहब,
अगर आपको भक्ति पे कोई एतराज है तो वो हटाइए। आप भक्ति वाली बात को, फिरोज भाई आप भक्ति वाली बात को अतीकुर रहमान किनारे रखिए, लेकिन मुल्क और आप और हम जो इस मुल्क को बनाते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ना। अपने को बचाने के लिए तो आप कोई ना कोई बात कह सकते हैं ना, ये तो बहुत समझदारी की बात है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। सुप्रिया का टेक बनता है, मैं उनके पास आ रहा हूं। तो ये आ रहा है कि केंद्र सरकार दूसरा राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। अर्थव्यवस्था के जो वर्स्ट हिट एरियाज हैं उनमें राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। और पिछले महीने ही आपको मालूम है कि सरकार ने 1,70,000 करोड़ का एक राहत पैकेज दिया था। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ डिबेट में लगातार मौजूद हैं उनसे एक बार फिर से आपको रूबरू करा देता हूं। नलिन कोहली साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। अतीकुर रहमान रिसर्च इस्लामिक स्टडीज हमारे साथ मौजूद है। ममता काले राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। निशांत वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। और फिरोज अहमद बख्श साहब चांसलर MANU हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। राहत पैकेज तो आएगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि हम डिबेट में, जब मैं ब्रेक पे गया तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जब ब्रेक के बाद लौटूंगा सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। राहत पैकेज की सरकार ने घोषणा की है कि वो देना चाहती है, खासतौर से अर्थव्यवस्था में जो वर्स्ट हिट एरियाज हैं वहां पे वो कुछ फ्यूलिंग का काम करेंगे राहत पैकेज का। सुप्रिया श्रीनेत। दो चीजें कहना चाहूंगी। मैं स्वागत करती हूँ कि अगर एक और राहत पैकेज आ रहा है और उस पर मैं 2 मिनट में बात करूंगी, लेकिन मुझे आज भी दुख और क्षोभ है कि इस संकट की घड़ी में, इस बहुत मुश्किल वक्त में भी अभी भी तू मैं ही हो रही है। अभी भी आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। उन्होंने जो तबलीगी जमात ने काम किया वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था। उसकी सजा शायद उनको ईश्वर ही दे रहा है कि उनके इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन आज बात करने की जरूरत है सकारात्मक चीजों की, सॉल्यूशंस लगाने की जरूरत है। जिस राहत पैकेज की आपने अभी जिक्र किया उसकी बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज देश में हमें क्राइटेरिया एक्सपैंड करने की जरूरत है कि कैसे ज्यादा टेस्टिंग हो। आज जो 20-30 हजार वेंटिलेटर खराब पड़े हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। आज डॉक्टर्स को PPE सूट लेने की जरूरत है। लेकिन जो आपने राहत पैकेज घोषित किया वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना एक अपने आप में महामारी है, बहुत बड़ा इसका प्रकोप होगा। इससे ज्यादा भयावह इसका प्रभाव जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जीवन यापन पर होने वाला है, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ेगा, चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे लघु और मध्यम उद्योग हो। और इसीलिए जरूरी है कि जो 1,70,000 करोड़ का लगभग पैकेज डिक्लेयर किया गया था, बहुत कम था, मात्र आधा परसेंटेज पॉइंट। लेकिन अब दोबारा राहत पैकेज की बात बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये उन क्षेत्रों को, उन वर्गों को जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस लॉकडाउन से और कोरोना की महामारी के चलते। नलिन इसमें जवाब देंगे। बातें हमें करनी पड़ेंगी, हम जी श्योर करनी पड़ेंगी। आपने सही बात की सुप्रिया, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल राइट डायरेक्शन की बात करी आपने, मैं बल्कि तारीफ करूंगा, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में। जी फिरोज अहमद साहब कुछ जोड़ना कह रहे थे। फिरोज साहब, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था, हमारी बहन ने जो शुरुआत की एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत की, उसके बाद वो अर्थव्यवस्था को लेके आ गई। देखिए पूरी दुनिया पे संकट छाया हुआ है, वक्त की बहुत अहम जरूरत है। मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था अमेरिका से, वो अमेरिकन ये कह रहा था कि हमारा जो राष्ट्रपति है, हम ये दुआ कर रहे हैं काश हमारा राष्ट्रपति भी मोदी जी जैसा होता। मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो ताली और थाली हो, चाहे वो टॉर्च जला लो, मेरी बात सुनिए, बात लेट मी कंप्लीट बहन, वो बात पूरी, जो भी वो काम कर रहे हैं वो मेंटल स्ट्रेस से लोगों को निकाल रहे हैं। 15 दिन लोगों को घर में बंद हुए होगा है। अब ये जो टॉर्च वाली बात थी, मोमबत्ती दिए वाली बात थी, इससे लोग दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर मेंटल स्ट्रेस। उनकी देखिए लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, एक स्टेप आगे जाने की भी तो जरूरत है ना। और ये काम मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने किया है, किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, हमेशा हर कांग्रेसियों की आदत है कि हमेशा जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तब वो गलत बात करते हैं, और जब ऑपोजिशन में वो नेगेटिव बात करते हैं। आप नेगेटिविटी के खोल से बाहर आइए, और पॉजिटिव बात कीजिए। सुप्रिया ने क्या गलत कहा? फिरोज साहब, सुप्रिया जी ने क्या गलत कहा? कौन सी गलत बात कही? मैं ये नहीं कह रहा गलत कहा, मैंने कहा उन्होंने ये कहा कि बाद में, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उन्होंने ये गलत बात कही कि भाई वो बाद में इसका अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा। अरे अर्थव्यवस्था बाद में सब ठीक हो जाएगी,
कोरोना चला जाएगा, अर्थव्यवस्था अपनी जगह आ जाएगी। लेकिन आप अर्थव्यवस्था की बात ना करके आप बात कीजिए कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। सुप्रिया को जवाब देने दीजिए। फिरोज साहब, सुप्रिया को जवाब देने दीजिए। अर्थव्यवस्था इज नॉट द पॉइंट। सुप्रिया को जवाब देने दीजिए। फिरोज साहब सुप्रिया को जवाब देने दीजिए। ना करिए, बाद में करिए, अभी कोरोना से निपटिए। मैं दुखी हूँ कि मेरी सकारात्मक बात को आपने इतना तोड़ा और मरोड़ा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितना हम ध्यान जीवन बचाने में दे रहे हैं, उतना ही ध्यान हमें अंतर्गतवा जीवन यापन में भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो कर तो रहे प्रधानमंत्री, ऐसे लोग हैं। आप देखिए सरकार मरी पड़ी है, सरकार जुटी पड़ी है, सरकार कोई भी एंगल ऐसा नहीं। देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। ठीक है, हर चीज में हर जगह जो है नहीं परफेक्शन आ सकती, लेकिन आप अप्रिशिएट कीजिए, बिल्कुल दिए जा सकते, तारीफ कीजिए। सुप्रिया बिल्कुल दिए जा सकते। प्रधानमंत्री रात दिन परेशान है अपने लोगों की जिंदगी के लिए। नलिन साहब, प्रधानमंत्री ने कोई भी he has left no stone unturned to make the things right, लेकिन आप लोग हमेशा कभी किसी चीज को बीच में ले आते हैं। नलिन साहब को बोलने दीजिए। अर्थव्यवस्था को बीच में ले आए, अरे अर्थव्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। जी, मैं बीच में कभी टोक के बोलता नहीं, इसलिए मैं शांति से बैठा हूँ। जब खत्म हो जाएगी इनकी चर्चा तो मैं जरूर बोलूंगा। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब आदत नहीं है मेरी बीच में बोलने की, और मैं हमेशा चाहता हूँ एक डिबेट ऐसे हो। सुप्रिया जी ने अच्छा बोला। देखिए, सुप्रिया जी ने गलत नहीं बोला। सुप्रिया जी खुद एक एंकर रह चुकी है, इनके शो पे भी पुरानी जर्नलिस्ट है, इसको समझती है जी। लेकिन ऐसा है, मैं दो चीजें कहूंगा। सुप्रिया जी की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा में अंतर है। हम लोग भी चैनल्स पे बैठते हैं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता बोलते हैं, उनकी बातें हमें मिलती हैं। तो सुप्रिया जी एक सकारात्मक चिंता जता रही, जो सही है। कौन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था पे चिंता नहीं होगी? ये मानना कि अर्थव्यवस्था पे चिंता नहीं होगी गलत है। जरूर होगी, होनी भी चाहिए, करनी भी पड़े और होगी, लेकिन हर चीज की एक टाइमिंग है। क्योंकि आप देखिए इस बात को 15 वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 15 दिन की टाइमिंग में आप देखिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या थी, और इसको आप इसको जस्ट टाइमलाइन से देखिए। प्राथमिकता थी लॉकडाउन के बाद प्राथमिकता थी उसको इंप्लीमेंट करके पहली बात लगी कि गरीबों की चिंता की जाए, तब वो पहला पैकेज आए 1,70,000 करोड़। उसी में शुरू हो गई चर्चा, भाई मध्यम वर्ग है, लोन्स है, एनपीए हो जाएंगे, ईएमआई होंगे, वो अनाउंस हो गए। कुछ जनरल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए कंपनी एक्ट में, उन सब के ऊपर अनाउंसमेंट हुआ। तो सिलसिला व्यवहार से होगा, लेकिन आज बिल्कुल ममता मैं डिबेट में शामिल करूं। आप काफी देर से बोलना चाह रही हैं। ममता मैं आ रहा हूं आपके पास जी। पहले महामारी की तो लड़ाई को हम लगे। राइट नलिन, वो आपका पॉइंट सही है, वो पॉइंट सही है जिस पॉइंट को फिरोज साहब कह रहे थे। जी ममता काले, इस वक्त सब बीजेपी सपा बसपा सबको साथ आना चाहिए और जी प्रतीक जी, मैं बहुत समय से सबकी बातें सुन रही हूं। पहले तो मैं अतीक और रहमान भाई से ये पूछना चाहती हूं कि वो किस तरीके से और कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा मीडियम वो अपनाना चाहते हैं कि तबलीगी जमात के जो फिदाइन बॉम्ब बन के सब जगह घूम रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब बन के, उन तक ये मैसेज पॉजिटिव तरीके से जाए, और वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से वो इस मैसेज को पॉजिटिवली लें। उनकी वजह से दिल्ली के अंदर 23 पुलिस वाले भी क्वारंटाइन में चले गए हैं। हर मीडिया हाउस, हर सेंसिबल व्यक्ति इस देश का, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उनसे निवेदन कर रहा है कि प्लीज आप लोग आइए, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिए, क्वारंटाइन में जाइए, अपने को चेक कराइए, फिदाइंस मत बनिए, खुद को और बाकियों को मत मारिए। क्या चाहते हैं कि किस तरीके से बात करें? प्रतीक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि इटली के अंदर जब इटली ने वुहान की सारी फ्लाइट्स बंद करी तो वहां के जितने भी लिबरल नेता थे वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत हो रहा है चाइना के साथ। और फिर उन्होंने क्या किया, एक वहां पे कैंपेन चलाई, हग अ चाइनीज, जिसमें एक चाइनीज व्यक्ति जो है हर चौराहे पे जाके खड़े हो गए, मुंह पे मास्क और आंखों पे पट्टी लगाकर, और उन्होंने अपने आगे प्लकार्ड लगा दिया, आई एम अ चाइनीज नॉट अ वायरस, और लोगों ने जा करके उनको गले लगाना शुरू कर दिया। और आज हम जो है इटली की हालत देख रहे हैं। वही बेवकूफी तबलीगी जमात ने भारतवर्ष के अंदर कहीं करी है। हिंदू हो सकता है कि चाइना ने साजिश करी है पूरी दुनिया के साथ। फिरोज भाई आ रहा हूं, फिरोज भाई आ रहा हूं, फिरोज भाई आप लोग प्लीज बाहर निकल के अपने अपने घरों चले जाइए, अपने अपने रास्ते में चले जाइए। ममता मैं आ रहा हूं, निशांत जी बोल नहीं पाए थे, करी अंदर बैठे रहे, इस बीमारी को लेकर के पूरे भारत विश्व के अंदर घूमे
और दूसरी बात, आप जो है इंटरनेशनल लोगों को टूरिस्ट वीजा में भारत के अंदर लेके आए और उनको आप रिलीजियस प्रीचर बना रहे हैं यहाँ पर, और आप चाहते हैं कि कोई भी इस विषय में बात ना हो। सर, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये राइट और रॉन्ग की बात है, ये हर हिंदुस्तानी की जिंदगी का सवाल है, ये भारत वर्ष की आवाम का सवाल है। आप चाहते क्या, आप क्या बनाना चाहते हैं भारत वर्ष? निशांत वर्मा जी, निशांत जी आप जुड़ जाइए। निशांत जी अपना पॉइंट कहना चाहते हैं। पिछली बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाई थी। निशांत जी, यस ममता, कूल डाउन ममता जी। निशांत जी करना चाहिए था इन लोगों को, और ये पता नहीं निशांत जी, मैंने काफी देर से सुना और मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं जब कहूं तो ये फिरोज साहब इन्हीं पे चला लो प्रोग्राम। फिर फिरोज साहब बराए मेहरबान, फिरोज साहब जी। निशांत जी धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि मुझे आधा पौना मिनट मिलेगा। कोई जी बोलिए निशांत जी। मैं इस बात से परेशान हूं कि इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठ के अभी भी तबलीगी जमात को डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी करता हूं। अगर तबलीगी जमात के साथ जो भी हुआ दिल्ली निज़ामुद्दीन के अंदर अगर वो गलत है तो आज की तारीख में अमित शाह को सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का काम उनके पास था और मरकज़ के लगे और लग दीवार जो है वो पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना निज़ामुद्दीन की है। ये कोई नई बात नहीं है। इन्हें खाली कर, बीच में ना बोले कोई। मैं अगर बीच में बोलना शुरू करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बैठ कर के बड़ा ज्ञान बांटा जा रहा है कि किस तरीके से। चुप हो जाए प्लीज, बात कह लेने दीजिए। निशांत जी आप बात कहिए। ये कौन है? फिरोज भाई आप हैं कौन? फिरोज भाई आप हैं कौन? आप जानते क्या हैं इस चीज के बारे में? अब आप चुप, ठीक है यार, आई लीव द शो। स्टॉप इट। पूरे प्रोग्राम में मैं बोला नहीं, ये लोग लगातार बोले जा रहे हैं। एक मिनट सुनना चाहिए। फिरोज भाई कर लो। अरे छोड़ो यार, बदतमीज लोगों के साथ क्या बात करनी। ये बदतमीज लोग हैं, ये बदतमीज आदमी है फिरोज जो भी है। ये लगातार बोले जा रहा है, इसी से कराओ प्रोग्राम। ये बदतमीज आदमी है, एकदम नंबर का बदतमीज आदमी है ये। दिस इज नॉट द वे। पूरे प्रोग्राम में 1 मिनट बोलने नहीं देगा। ये कौन है बदतमीज आदमी? नहीं फिरोज भाई, कौन है फिरोज? मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। मोदी का चाटुकार। कौन है मोदी का चाटुकार? ये फिरोज भाई। बात रखना चाहता हूँ। उसके तलवे चाटते हो तुम सोनिया के, तुम राहुल गांधी के तलवे चाटते हो। तुम्हें तमीज बात करने की है? नहीं, तुम तो पिछवाड़े चाटते हो ना दूसरों के। जबान संभालिए अपनी। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू a respectable citizen. Shut your mouth. Get lost. Idiot. अगर तुम्हें तमीज नहीं है, अगर तुम्हें पता नहीं किस तरह से, तमीज तेरे में नहीं है। सबसे लगातार इस मुल्क में समस्या है फिरोज भाई। फिरोज भाई, इस मुल्क में समस्या है। यह मुल्क इस जगह खड़ा है कि बचेगा या टूटेगा या खत्म होगा, और आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। निशांत जी प्लीज। अरे राजनीति निशांत कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इनसे कहिए अपने अल्फाज वापस लें। अरे हम सबको आप चुप रहिए, मेहरबानी चुप रहिए। आपने पढ़े लिखे नहीं है, आप चुप हो जाइए फिरोज भाई। चुप हो जाइए, बात तो कह लें दीजिए। चापलूस और चाटुकार हूँ मोदी का साथ देने के लिए, तो मैं हूँ। कहो मुझे चापलूस, कहो मुझे चाटुकार। चुप हो जाओ। वेरी गुड, चुप हो जाओ। निशांत वर्मा, ठीक है। निशांत वर्मा, ऐसा है कि ममता जी ने एक बहुत अच्छी बात रखी। उस बात का निचोड़ ये निकलता है कि जब फोकस्ड टेस्टिंग हुई तबलीगी जमात को लेकर के तो इतने सारे नंबर आए। ये हकीकत है। मैं आशा करता हूं कि नलिन कोहली जी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये नमस्ते ट्रंप में आए 1.25 लाख लोगों के लिए फोकस टेस्टिंग कराएंगे। ये योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या गए लोगों के फोकस टेस्टिंग कराएंगे। ये शिवराज सिंह चौहान की ओथ सेरेमनी के 400 लोगों की कहां जा रहे हो? हॉब्सन्स चॉइस की बात कर रहे हो। डोंट टॉक अबाउट हॉब्सन्स चॉइस। क्यों बीच में बोल रहे हैं? अगर वो गलत है तो वो भी गलत है। क्यों? क्या तरीका है? अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये क्या है प्रतीक जी? पूछा गया है। फिरोज भाई सुन तो लीजिए। कौन है यार तुम बोलने वाले? फिरोज सुन तो क्या सवाल मेरे को पूछा गया? तुम हो कौन? ये कौन है फिरोज यार? पूरी दुनिया जो है, ये कौन है बेकार आदमी? दुनिया के ऊपर प्रतीक जी आप एंकर है कि ये? फिरोज भाई सुन तो लीजिए। नलिन से सवाल पूछा है। आप तो इतनी रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं फिरोज भाई। मैं नलिन जी को सवाल पूछ रहा हूँ। मौलाना आजाद की फैमिली से आपका रिश्ता है, आप सुन तो लें। बराए मेहरबानी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए।
बहुत नलिन जी आपने सवाल सीधे पूछिए, बिल्कुल सीधा सीधा कोहली साहब के लिए सीधा सवाल पूछे नलिन से, सीधा सवाल पूछिए। सवाल पूछ रहा हूँ कि नलिन जी आपसे सीधा सवाल है कि WHO ने सवाल और मैं सवाल पूरा कर लूँ सर। Allow me to complete my question, sir. The question is, सवाल ये है कि 30 जनवरी को जब WHO ने वैश्विक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कोरोना को, तो सोशल डिस्टेंसिंग उसके अंदर डिक्लेयर किया। 30 जनवरी से लेके बाद में जितने भी बड़े आयोजन हुए हों या गैदरिंग्स हुई हों, चाहे नमस्ते ट्रंप हुआ हो, चाहे तबलीगी जमात हुआ हो, चाहे मंदिरों के अंदर हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे जैसलमेर इवेंट हो, इनके सारे के सारे आप फोकस्ड क्यों नहीं कराते? तबलीगी जमात का जो पकड़ा, आप देखिए लाख, अगर 1 लाख से ऊपर आदमी नमस्ते ट्रंप में आया, आप कराइए, देखिए पता चलेगा कितने में। ठीक है, क्यों नहीं करा रहे? मैं सवाल रखता हूं नलिन जी के सामने, लेकिन मैं आज बहुत 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 खेद के साथ, बहुत माफी के साथ, आपने वर्मा जी एक अल्फाज बोला जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल डिबेट में ही नहीं, आम बोलचाल और घर की मर्यादाओं के भीतर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। निशांत वर्मा, मैं आपसे हो रहा हूं और मैं आपके पास भी आता हूं। फिरोज भाई, फिरोज भाई, आप दोनों लोग माफी मांगेंगे आज, आप दोनों लोग माफी मांगेंगे आज, आप दोनों लोग, पहले निशांत वर्मा, दोनों लोग माफी मांगेंगे आज। मैंने कोई गलत बात कही है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मोदी का चाटुकार, माफी मांगी, आप पहले माफी मांगे, माफी मांगी जाती है तो फिर माफी मांगी जाती है। मैं मोदी का चाटुकार हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे उसमें खुशी है। माफी मांगी जाती है, ऐसा समझते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई केयर फॉर द एंटायर इंडियंस एंड द ह्यूमैनिटी। हाँ फिरोज साहब, जब माफी मांगी जाती है तो सिर्फ हाथ जोड़ के कहा जाता है मैं माफी मांगता हूँ, बस इतना ही कहा जाता है। निशांत जी आप भी यही कहेंगे? आप भी यही कहेंगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ? आपने का कोई शब्द है कैसा जो बहुत गलत है, घर की मर्यादाओं में नहीं बोला जा सकता है, अनएक्सेप्टेबल है, माफी मांगी। ठीक है, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। वेरी गुड। नहीं, जवाब नहीं निशांत, जवाब नहीं। इस प्रोग्राम को घर में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग देखते हैं और वो अनुसरण करते हैं। मांग तो लेने मेरे उस अल्फाज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे यार, ये फिर भैया तुमसे तो ना माफी मांगनी, फिर तुम जो कोई भी हो, ठीक है? अगर कोई अल्फाज मेरा है जो गलत है तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। बाकी तुम बदतमीज हो वो हो, तुम बदतमीज हो वो हो, समझ गए? फिर तुम दूसरों को बोलने नहीं देते हो, तुम बदतमीज हो वो लोगों हो। को रोकता हूँ। निशांत जी प्लीज से, तुम बदतमीज हो तो करिए फिरोज भाई की। नहीं, ये बदतमीजी लगातार कर, ये पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? दूसरों के बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं इनको रोकता हूँ, मैं इनको रोकता हूँ। क्यों बोल क्यों रहे हैं दूसरों के बीच? निशांत पर ये रुकते नहीं है, बोला गलत बोला, माफी मांगता हूँ। उनका मैंने ऑडियो डाल दिया। अगर मैंने कोई भी शब्द गलत बोला तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, अगर मैंने कोई भी शब्द ऐसा बोला है जो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ। पर उसके सिवाय फिरोज को जितना भी मैंने बोला वो सही बोला। नलिन साहब आप सब चुप रहेंगे। नलिन कोहली जी, मैं आता हूँ। सुनीता, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, मैं आता हूँ। सुप्रिया, मैं आता हूँ आपके पास। नलिन साहब, बेहद खेद के साथ कहना पड़ता, मुल्क इस जगह खड़ा है और वहां पे बहस इतनी घटिया स्तर की पहुंच जाएगी, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी। नलिन साहब, नलिन कोहली। ऐसा है प्रतीक जी, पहले आपका धन्यवाद और आपके प्रोग्राम का धन्यवाद कि कम से कम आप एक बड़े स्पष्ट रूप से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं आपके श्रोता, सुनने वाले, हम सब जो है आपका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, वो एक बेसिक प्रश्न, राजनीतिक प्रश्न निशांत जी का। राजनीतिक प्रश्न इसलिए क्योंकि निशांत जी के साथ मैं सैकड़ों डिबेट्स में बैठा हूं। जब तक वो मोदी जी या योगी जी या अमित शाह जी पे कोई प्रश्न न उठाए तो उनकी कोई डिबेट पूरी नहीं होती। इसलिए आज हमारी एक सकारात्मक चर्चा काफी देर तक चल रही थी। उस स्तर को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़े तो अच्छा है जी, क्योंकि इसमें कई गंभीर विषय डिस्कस हो रहे थे। अब निशांत जी को अपना बोनस पॉइंट जिसके साथ लेने हैं वो लें, लेकिन आज इस सकारात्मक चर्चा में जहां पे सबने, सुप्रिया जी ने भी एक सकारात्मक रूप रखा, बहुत अच्छा बोला सुप्रिया ने, बहुत अच्छा सुप्रिया ने बोला, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, उस रूप से आगे बढ़े तो मुझे लगता है गंभीर विषय है देश में, इस पे चर्चा हम लोग अच्छे रूप से करें तो सबको फायदा मिलेगा, सुनने वालों को खासकर। जी सुप्रिया, नाउ यू रेज योर क्वेश्चन। सुप्रिया, नाउ यू रेज योर क्वेश्चन। मैं आता हूँ अतीकुर रहमान साहब, आता हूँ इसके बाद। तो जी ऑफ कोर्स निशांत आता हूँ, मैं आपके आता हूँ, मैं आता हूँ निशांत, प्लीज प्लीज, आप बहुत डिबेट अच्छा करते हैं निशांत, प्लीज मैं आता हूँ। सुप्रिया, धन्यवाद आपका। आज
हमें शायद इन चीजों पर बहस करनी चाहिए, बहस का मुद्दा होना चाहिए कि अब जब आंकड़े आ चुके हैं कि 80% केसेस 62 डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है। आज हमें बहस करनी चाहिए कि क्या राज्य अलग नीति अपना सकते हैं, राज्यों के पास क्या पर्याप्त पैसा है, किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आम सहमति एक आम नीति बना सकती हैं, किस तरह से 14 अप्रैल को जब 21 दिन पूरे होंगे तो 15 अप्रैल जो 22वां दिन होगा, कैसे हिंदुस्तान 15 अप्रैल की सुबह जागेगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि कुछ लोग इस पर विवाद करेंगे, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि नलिन जी, जिनको मैं भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव मानती हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो मेरी बात से वाकिया रखेंगे। अगर सरकार ने एक इकोनॉमिक पैकेज किया है और दूसरा इकोनॉमिक पैकेज भी करना चाहती है, तो कहीं सरकार भी समझती है कि अर्थव्यवस्था को एक गहरी ठेस पहुंच रही है इस लॉकडाउन से, इस महामारी से, और उसको भी साथ साथ बचाने की जरूरत है। तो कहीं पर हमें इन विषयों पर बहस करनी होगी कि कैसे जो डेली वेज लेबरर है, जो श्रमिक है, कैसे किसान, कैसे लैंडलेस लेबरर, कैसे लोगों को बचाया जाएगा। ये बहुत एंटाइटल्ड हम लोग हैं जो हम लोग इस तरह की टीवी डिबेट। ममता कुछ रखना चाहती थी, शुक्रिया ममता, ब्रेक में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल नलिन जवाब देंगे, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है ममता, बिल्कुल वेरी शॉर्ट, ब्रेक पे जाना है मुझे। एक छोटी सी बात बोल रही हूं बहन सुप्रिया से कि आपने जो भी बातें बोली बहुत अच्छी बोली, लेकिन आप एक तरफ लगती हैं और दूसरी कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल दूसरी तरफ, दूसरे ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी दिखती है। तीसरी बात ये बोलना चाहती हूँ सुप्रिया जी कि अर्थव्यवस्था बचाने की आपने बात करी, पर मेरा ये मानना है और पूरा भारतवर्ष का ये मानना है कि पहले अपने लोगों को तो बचा लीजिए मैडम, जान है तो जहान है, हम सब जिंदा रहेंगे तब तो अर्थव्यवस्था काम आएगी। जब हम सभी ध्वस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, तो अर्थव्यवस्था का आप क्या करिएगा। तो पहले अभी जिस डायरेक्शन में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी जाने दे रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनके साथ लामबंद हो जाना चाहिए हम सब लोगों को। और ये जो हमारी मुहिम है, भारतवर्ष की मुहिम है कि अपने लोगों को बचाएं, जाने बचाएं, उस पर ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था बिल्कुल लाइन पर आएगी। भारत की ही ध्वस्त नहीं हो गई है, विश्व की भी ध्वस्त हो गई है सुप्रिया जी, लाइन पर आएगी। पर पहले हम तो बचें, जब आप और मैं नहीं रहेंगे बाकी लोग नहीं रहेंगे। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को रेज करेंगे। चीफ के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करना चाहेंगे। जब ब्रेक पे गए तो उस समय हमने अतीकुर रहमान साहब से कहा था कि मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं और मैं वहीं पे सीधे जाना चाहता हूं। आज उन्होंने शुरुआत जो करी अतीकुर रहमान साहब ने बेहतर करी। उन्होंने कहा कि मैं जमहूरी तबलीगी लीग के इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूं। उन्होंने जो बात कही उन्होंने बहुत अच्छी कही और बेहतर बात कही कि उनका जो कृत्य था, उनका जो काम था वो बहुत बेहतर नहीं था और उसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत करी, लेकिन उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने ये बात कही कि मैं कैसे समझाऊं, मैं मजबूर हूं। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आई अतीकुर रहमान साहब कि आप मजबूर कैसे हैं और ये बात समझाई कैसे नहीं जा सकती है। ये बात बताएं मुझे अतीकुर रहमान साहब, ये बात समझाने के लिए कि क्या किया जाए। मैंने आपसे ये भी पूछा था उस समय कि क्या करें जो ये बात सब तक जाए कि साहब बराए मेहरबानी इस कोरोना को लड़ना है तो सबको एक साथ आना है। अगर आप कहीं छुपे बैठे हैं या कहीं आप बैठे हैं तो आप सामने आइए, टेस्ट के लिए जाइए। प्रतीक भाई, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि आपके दर्शकों के सामने एक अच्छी बात कर सकता हूं। मैंने इतना ही कहा था, मैंने कोई उनको डिफेंस में नहीं कहा था कि भाई उनके साथ जो कुछ भी, बल्कि कल मैंने एक चैनल पे कहा, बीजेपी के गौरव भाटिया जी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने सराहा मेरी बात को कि उन लोगों के साथ में डॉक्टर्स को वही काम करना चाहिए जो आमतौर पे अगर कोई आदमी डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करता है। ये चीज जब बाहर आ रही है प्रतीक जी, तो इसका एक गलत संदेश सोसाइटी में जा रहा है कि भाई इन लोगों को क्यों इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और जब एफआईआर की बात आ रही है तो और लोग डर जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो भी कार्रवाई सरकार करना चाहती है वो करे। इस चीज को जब हम सामने लाकर उस पर तू मैंने कर रहे हैं, उसके अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है पूरी सोसाइटी को। मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूं किसी का, मैं आपको कह रहा हूं प्रतीक भाई, मैंने एक हफ्ता हो गया और चैनल पे कहा, और मैं तो आज बीजेपी और हिंदू मुस्लिम के से भी एक कदम पीछे हटाने को तैयार हूं। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, मेरे मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए हैं उसने, सफेद कोट पहनकर वो अस्पताल पहुंच गया है। और मैं जानता हूं क्या अस्पताल से भी अगर मैं भगाने की कोशिश करूंगा तो मुझ पर लानत है प्रतीक भाई।
ठीक है, आप जवाब दीजिए। फिरोज अहमद, मैंने आपकी आवाज सुनी, आप जवाब देना चाहते हैं? दीजिए। क्या है, अतीक साहब ने जो भी बात करी बड़ी सेंसिबल बात कही, और ये कह रहे हैं कि मैं खुल के नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ मेरी आवाज जा सकती है। देखिए, एक तरीका तो उसको समझाने का ये है कि हमारे जितने भी मस्जिदें हैं हमारे घर के आसपास, हम आइमा हजरात से कहें, अजानें तो होती हैं पांचों वक्त, अभी भी हो रही हैं, होंगी, हमेशा होंगी, तो उनसे कहें कि आइमा हजरात ये भी कह दें कि अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना जाएं, मास्क लगा के रखें। ये छोटी छोटी बातें अगर आइमा हजरात उनको लोग मानते हैं, ये अनाउंस कर दें, तो उसका बड़ा फर्क पड़ेगा और ये परसेंटेज कम होगा, इसका जो ग्राफ है जो उसका ये फ्लैटन होगा, नीचे आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज कहते हुए डर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा अतीक साहब की तरफ, वो ये कहते हुए डर रहे हैं कि जो मीडिया जो है ये इसको बता रहा है सारा तबलीगी जमात वालों को, तो उससे एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि जैसे सारे जो मुसलमान हैं वो फैला रहे हैं कोरोना वायरस। ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं जा रहा है। हाँ, उससे गलती हुई है, मरकज वालों से गलती हुई है, और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, मैं आगे बात बढ़ाना चाहूंगा अतीकुर रहमान साहब की, कि जो लोग बेचारे कोरोना वायरस से, चाहे वो तबलीग वाले हों, हालांकि गलती हुई है, गलत काम किया है, अगर वो है सामने आए, अपना इलाज कराएं, ठीक है। और जो इनके हेड हैं मौलाना साद साहब, वो भी अपने जब भी हैं वो मुझे पता नहीं क्वारंटीन में गए, क्या है, कहाँ है, वो भी कहीं ना कहीं अगर क्वारंटीन में भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो माफी मांगे तमाम लोगों से और ये कहें कि हुकूमत का साथ दीजिए। ये बड़ा खतरनाक वक्त है, मौत और जिंदगी की कश्मकश में पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान है, तो इससे बचने। और आपने प्रतीक एक बात कह के बात, आपने बड़ा अच्छा कहा और नलिन ने भी बड़ा अच्छा कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा जो इसका कर्व है, अल्लाह का शुक्र है अभी भी अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, तू मैं करेंगे, कांग्रेस बीजेपी करेंगे, हम सबको हाथ मिला के कि ह्यूमन चेन बनानी चाहिए बिना हाथ जोड़े, कि हम सब साथ दें सरकार का। सरकार मरी पड़ी है, जुटी पड़ी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार नहीं करना चाह रही है अपनी जनता को बचाने के लिए। एंड और मोदी जी की पूरी दुनिया में तारीफ है, अमेरिका से तारीफ आई है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा भी जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, वो मोदी की तरह होता। लोग डरे पड़े हैं, एक स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस से मोदी ने अपनी जनता को बाहर निकाला है। तो मैं तारीफ करता हूँ सरकार की, हम सबको मिलकर इस रविश पे चलना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान साहब कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। जी, लगातार प्रतीक भाई हमारी मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है, तमाम जितने भी मंदिर हैं उनसे भी ऐलान हो रहा है। मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पर जैन टेम्पल्स हैं, हर बार सुबह शाम वहां से ऐलान हो रहा है और पब्लिक उस पर बाकायदा अमल कर रही है। दूसरी बात प्रतीक भाई, यहाँ पर सरकार की अगर हम आलोचना करते हैं, मैं और निशांत वर्मा जैसा है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सरकार और मजबूत बने, क्योंकि आलोचना भी एक पॉलिसी का हिस्सा। बस एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक बात ध्यान रखना चाहिए अतीकुर रहमान साहब, आप आलोचना करें, आलोचना स्वीकार है, आलोचना तो स्वीकार है, लेकिन अपशब्द और गरिमा के खिलाफ कोई चीज स्वीकार कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है, और आगे से सोचना भी पड़ेगा। ये भी मैं जोड़ देता हूं। जी, सुप्रिया साहब जोड़िए। सुप्रिया कुछ जोड़ना चाहती हैं? सुप्रिया जी। इतना कहना चाहती हूँ कि आज हम सांप्रदायिक बातें नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को ये संक्रमण हुआ है वो भी हिंदुस्तानी है। मैं खुद महाराजगंज से हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 6 लोग तबलीगी जमात की वजह से पाए गए संक्रमण में, उनको क्वारंटीन में रखा गया, उनके घर वालों को आइसोलेशन में रखा गया। थैंकफुली रिजल्ट आए कि घर वालों के नेगेटिव टेस्ट है। ऐसे शासन को करना पड़ेगा। हम लोगों ने सकारात्मक भूमिका निभाई, लोगों को समझाया कि आपको साथ आना पड़ेगा। इस तरह से सांप्रदायिक रंग देना हमारे लिए और देश के लिए इस समय गलत होगा। जी, ममता काले, बहुत अच्छी बात। ममता काले, बचना पड़ेगा, बचना चाहिए, और बिल्कुल बचना चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूं कि सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। जी, ममता काले। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली कि कोई सांप्रदायिक रंग इसको नहीं देना चाहिए, और कोई दे भी नहीं रहा है। जहां से मैं देखती हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई दे रहा है। तबलीगी जमात की बात हो रही है, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की बात हो रही है। जो बहुत अच्छा क्वारंटाइन और जो हमारा लॉकडाउन चल रहा था, उस सब पर उन्होंने पानी फेर दिया है। मैं अभी जो हूं अतीकुर रहमान भाई से ये बोलना चाहती हूं कि देखिए, आप सरकार की बुराई करते हैं, कीजिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है। जहां पर सरकार गलत करती है आप बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो है सरकार का हर स्टेप, हर मेजर जो है बिल्कुल सही है।
सराहना कीजिए एक एक चीज की। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी आपसे कि मौलाना साद जैसे लोगों की खुल के आके आप लोगों को भर्त्सना करनी चाहिए, जो कोविड-19 के नाम पर अपने कम्युनिटी के लोगों को भड़का रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं बेचारे मुस्लिम भाई बहनों को हमारे। एंड ऑफ द डे वो हम सब हिंदुस्तानी हैं कि आप जो है जाइए मस्जिद में रहिए, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इन सब चीजों की भर्त्सना करने की आवश्यकता है। दूसरा एक और निवेदन आप प्लीज कीजिए, कन्नौज में जब पुलिस गई एक मस्जिद के अंदर जहां पर सब लोग मिल करके नमाज अदा कर रहे थे, उनको हटाने के लिए तो पुलिस की पिटाई कर दी। निवेदन कीजिए, हम सबको करना चाहिए किसी भी समाज के हो, कि प्लीज डॉक्टर्स के साथ, पुलिस के साथ जो आज आपकी रक्षक बनी है वो आपके भक्षक नहीं है। अपने आपके भले के लिए अपने आप को वो डेंजर में डाल रहे हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, उनको गाली गलौज मत दीजिए, उन पे थूकिए मत, उनको मारिए मत। अतीकुर रहमान साहब, ये तो बात सबको समझ में आनी चाहिए। पुलिस आपकी सेवा के लिए है, पुलिस आपको बेहतरी के लिए है, प्रशासन आपकी बेहतरी के, आपकी रक्षा के लिए है। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड, एक लाइन बोल दूं, कोई एक मिनट अतीक भाई, एक सेकंड, एक लाइन बस कह दूं, फिर आप कह लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। देखिए, हम सबको, पुलिस वालों को हम सैल्यूट करते हैं, नर्सेस को, डॉक्टर्स को और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सैल्यूट करते हैं। अतीकुर रहमान साहब को दे दीजिए। बल्कि इनको हार पहनाना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको अपनी फैमिलीज को छोड़ के हमारी जिंदगी बचाने में लगे हुए, हमें बड़ा इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल साहब, अतीकुर रहमान साहब। बेशक आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, ममता काले जी भी आपका, और ये मैसेज जा रही है, प्रतीक जी ये मैसेज जा रही है हमारी तरफ से। हमने आलोचना भी की तबलीग जमात की, उनकी लीडरशिप की, उनको कटघरे में हमने खड़ा किया है। और हम पुलिस पर जो हमला हो रहा है, डॉक्टर्स पे जो हमला हो रहा है, उसकी तो बड़ी कड़ी निंदा की है। उसके साथ साथ ममता जी आप इस बात को समझिए, जो बेरी होती है उसी पर पत्थर पड़ते हैं, सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता है जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ अतीकुर रहमान साहब? आलोचना कंस्ट्रक्टिव, आलोचना को वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं समझता, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है जनता को। नलिन कोहली साहब, जो बेर होता है, पका बेर, उसी पे ईंटा फेंका जाता है। नलिन कोहली साहब, पूरा विश्व भारत सरकार की तारीफ कर रहा है। नलिन कोहली साहब, नहीं, हम आलोचना करेंगे ममता जी, क्योंकि हमारी आलोचना आपको मजबूत करने में है। आप लापरवाह ना हो। नहीं, बिल्कुल आलोचना जब वीकन करे, जब नलिन कोहली, बिल्कुल शुक्रिया। मैं आपका लास्ट वर्ड आपका ले लूंगा, मैं ले लूंगा। नलिन कोहली साहब, नागरिक होने के नाते आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नलिन कोहली, नलिन कोहली, शुक्रिया का टाइम भी है। नलिन कोहली, ये बात हमारे जहन में हमें रखनी चाहिए। प्लीज 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 फिरोज भाई, नलिन कोहली, नलिन कोहली, समझदार, वफादार, फिरोज भाई, नलिन कोहली। और मैं समझता हूँ मैं कुछ कहूँ भाई साहब, आमदार वजीर आजम, हमें मैं कुछ कहूँ भाई साहब, उसकी कदर करनी जी जी, नलिन साहब, नलिन साहब की बात को समझना चाहिए। मोदी जी बीजेपी की, हाँ फिरोज भाई, जिसका नाम बुलाया जाता है उसी को बोलना चाहिए डिबेट में, जिसका नाम बुलाया जाए उसी को। नलिन कोहली साहब, लास्ट वर्ड। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आंकड़े सुनाए थे कि कोविड-19 या कोरोना से लड़ने के लिए इस वक्त राज्यों के साथ, सबके साथ काम करते हुए 1,52,865 बेड सिर्फ इसके लिए मुहैया कराए गए। ये खत्म नहीं हुआ, चल रही है बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन साहब। वक्त नहीं रहा, शुक्रिया, मैं माफी मांगता हूं आपसे क्योंकि वक्त नहीं रहा, लेकिन मैं कल फिर शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आर पार का वक्त।